Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Dania Amir and today I'm here with another very important topic of asthma जिसको हम उर्दू में दमे का मर्ज कहते हैं. Before we start with the actual topic, I would like कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें and do not forget to press the bell icon. अच्छा, अभी हम बात करेंगे एस्मा के बारे में क्योंकि एक ऐसा मर्ज़ है जो कि हमारी बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है. तो सबसे पहले तो एस्मा होने के वजूहात क्या हैं हम उसके बारे में बात करेंगे. देन व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं जिसमें पता चलता है कि आपको दमे का मर्ज़ है. एंड तीसरा, हाउ टू ट्रीट एस्मा एंड टू मैनेज एस्मा. तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इन हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एस्मा पर से. तो एस्मा के लिए सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द फैमिली हिस्ट्री. अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है फॉर एस्मा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइक्लीहुड होता है कि बच्चों में या उनके बच्चों के अंदर जो है वो ये मर्ज पास ऑन हो. और इसकी जितनी जल्दी तशखीस होती है, जितनी जल्दी डायग्नोसिस होती है, उतना ही पेशेंट की जो लाइफस्टाइल है वो जो लाइफ है वो बहुत ईजिली मैनेज हो सकती है द एस्मा इज प्रॉपरली डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड. तो एस्मा का लाइक आई सेड बिफोर के फैमिली हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. सेकेंडली ये है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई ऐसी जगह है जिसके अंदर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है या डस्ट माइट्स बहुत हैं या कोई ऐसे एलर्जेंस हैं जो कि प्रोन करते हैं एलर्जिक एयरवेज होने के लिए, सो one can mimic asthma as allergic hyperactive allergic airway disease as well. तीसरी चीज़, अगर घर में बहुत ज़्यादा प्लांटेशन है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत सारे आपके घर में पेट्स हैं, कारपेट्स मौजूद हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोन कर सकती है, ससेप्टेबल कर सकती हैं फॉर गेटिंग एस्मा. अच्छा, अब हम ये तो 4 to 5 वेरी कॉमन रीजंस थे ऑफ गेटिंग एस्मा. दूसरी चीज़ ये है कि अलामात क्या क्या होती हैं एस्मा की, दमे की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली दमा के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं एंड स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स या जब विंटर्स आने वाले हो रहे होते हैं या वो सीज़न जिसके अंदर पोलन बहुत होता है या लेट से आपकी डस्ट माइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि दे एक्चुअली पेशेंट ऑफ एस्मा एंड दे गेटिंग देमसेल्व्स ट्रीटेड फॉर एलर्जीज एंड ऑल ऑफ दैट. सो ये मैं बताती चलूँ कि जो एस्मा के साइंस हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और उसको हम आम सीजनल फ्लू, सीजनल एलर्जीज़ के तौर पे भी हम इसको फील कर सकते हैं. सबसे पहले तो ये कि जो एस्मा का जो हॉलमार्क है दैट इज़ नॉक्टर्नल कॉफ. मतलब ये कि ऐसी खांसी जो कि रात में बहुत ज़्यादा होती हो. दिन में पेशेंट फिर भी रिलेटिवली बेटर होता है, लेकिन एज सुन एज अ नाइट पॉप्स अप, रात आना स्टार्ट हो जाती है तो पेशेंट्स की खांसी की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है. फिर इस तरीके की खांसी होना जिसके अंदर ऑडिबल वीज हो. वीज का मतलब ये होता है कि सीटी जैसी आवाज़ जो कि आपके सीने में से आ रही होती है. बाज़ दफ़ा तो ऑडिबल वीज होती है. ऑडिबल वीज का मतलब ये है कि विदाउट स्टेथोस्कोप आपको एक सीटी जैसी आवाज़ जो है वो सीने में से या छाती में से आपको महसूस हो रही है पेशेंट में से पेशेंट में से, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या मिडिल एज पॉपुलेशन का हो. तो जब भी वीज़ की शिकायत किसी को भी हो, आपको हल्का सा भी शुबा हो कि नहीं यार वीज़ आ रही है, देन यू हैव टू थिंक ऑफ एस्मा फॉर श्योर एंड देन यू मस्ट सीक मेडिकल गाइडेंस फ्रॉम योर फिजिशियन या इंटर्निस्ट. अच्छा, अब ये है कि खांसी इसके अंदर नॉक्टर्नल कॉफ हो रही होती है, आपको वीज़ इसके अंदर ऑडिबल आ रही होती है. ऐसी खांसी है जो कि बाउट्स आते हैं, उसके अंदर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, स्पेशली जब आप सांस बाहर निकाल रहे होते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. पेशेंट जो होता है उसके अंदर इस तरीके से खींच के लेबर्ड ब्रीदिंग होती है कि सांस ले रहा होता है कि जिसके अंदर वो इनहेल तो कर लेता है, गहरा सांस अंदर ले लेता है, लेकिन एक्सहेल या जब सांस बाहर निकालने की बारी होती है आ रही होती है तो उसके अंदर उसको ट्रबल होती है, प्रॉब्लम हो रही होती है. तो लाइक आई सेड बिफोर, इसके ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि कॉमनली भी पेशेंट्स को फील हो रहे होते हैं जब उनको नॉर्मल नज़ला खांसी बुखार हो रहा होता है. इसलिए एक ऐसी डिजीज़ है जो कि underrated है, underdiagnosed है and not properly treated. And let me tell you that asthma requires proper management, क्योंकि अगर ये मैनेज सही तरीके से नहीं होता it could be fatal as well. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं तीसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अ ट्रीटमेंट लाइन. ट्रीटमेंट इसकी दो तरीके की हैं. एक तो है इसकी अक्यूट मैनेजमेंट. अक्यूट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि पेशेंट हमारे पास आया है और उसको उस पर अक्यूट अटैक ऑफ एस्मा हो रहा है, यानी कि
ऑडिबल वीज भी आ रही है और खांसी की बहुत शिकायत है, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, पेशेंट बहुत ज़्यादा थका हुआ है, फटीग्ड है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग ब्रेथ्स इन एंड आउट, दैट इज अक्यूट प्रेजेंटेशन ऑफ एस्मा। और क्रॉनिक मैनेजमेंट ये होती है कि हम एस्मा के अटैक्स को प्रिवेंट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स को कम करते हैं, विच इज़ द की। देखिए अक्यूट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेटली होती है कि पेशेंट उसमें सिक होता है, बट इसकी जो क्रॉनिक मैनेजमेंट है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें हम पेशेंट को प्रिवेंट करा रहे होते हैं कि उसके अटैक्स के अंदर रिडक्शन आ जाए। तो दैट इज़ द की फॉर द फिजिशियन टू टेल द पेशेंट कि भाई मैंने अभी आपका अक्यूट मैनेजमेंट कर दी है, बट यू हैव टू बी ऑन दीज काइंड ऑफ मेडिकेशन, जिसमें ओरल मेडिकेशन भी आती हैं, इनहेलर्स आ रहे होते हैं, बहुत दफ़ा नेबुलाइजेशन आ रही होती हैं। तो ये आपने प्रॉपर पेशेंट को काउंसिल करना पड़ता है, करना चाहिए। और क्योंकि आजमा के बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं आपकी डेली लाइफ में से, जैसे कि अगर कोई एस्माटिक पेशेंट है, उसके यहाँ पेट्स मौजूद हैं, जैसे बिल्लियाँ मौजूद हैं, डॉग्स हैं या बर्ड्स हैं, तो वो आपका एस्मा को एक्सेसरबेट करेगा। तो जो मैनेजमेंट ऑफ एस्मा है इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशंस, वो मैं आपको अलग वीडियो में कवर करूँगी, बट ये मैंने आपको बता दिया कि अक्यूट मैनेजमेंट है, क्रॉनिक मैनेजमेंट है। अक्यूट के अंदर हम लोग इनहेलर्स दे रहे होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ इनहेलर्स हैं। इनहेलर्स को यूज़ करने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इनहेलर की टेक्निक सही हो, उसके साथ मीटर्ड डोज इनहेलर हो, स्पेसर हो, ताकि आराम से आप इनहेल कर सकें दवाई को। फिर आपके पास नेबुलाइजेशंस का ऑप्शन है, जो कि बहुत मुफीद है, पेशेंट्स को प्रॉम्प्ट रिलीफ होता है। और फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाज़ दफ़ा पेशेंट हमारे पास इतनी ज़्यादा सख्त इमरजेंसी में आ रहा होता है कि वी हैव टू एडमिट द पेशेंट, and despite and you know we have to give them combination of medications, like oral medications भी देनी होती हैं, inhalers भी हैं, nebulizations भी हैं, बाज़ हमें steroids का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा होता है। तो this was a quick overview of asthma, but I will be covering asthma in detail, उसके management को I'll be discussing, and बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें avoid करना चाहिए in asthma patients. So I hope you will find this video useful, and I'll be coming back with yet another asthma related topic again. Until that time, take care. Allah Hafiz.